हेलो स्टूडेंट्स। देखो, कल अपन ने कुछ न्यूमेरिकल भी किए थे, न्यूमेरिकल दिए थे मैंने करने के लिए, आपने कर लिए होंगे। अब देखो, कल एक चीज़ मैंने बताना भूल गया था। इलेक्ट्रिक करंट की क्वांटिटी तो बताई नहीं कि वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर और वेक्टर। कौन सी क्वांटिटी है, क्या होती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? कि सर वेक्टर क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिन क्वांटिटी की क्या होती है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। क्या डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है। और स्केलर क्वांटिटी जानते हो, स्केलर मीन्स मैग्नीट्यूड, इसमें क्या होता है मैग्नीट्यूड होता है। अब सेकेंड थिंग ये है कि करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। समझ में आया? करंट का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, पर फिर भी वो क्या करता है, उसका वो वेक्टर क्वांटिटी में नहीं आता है। हर बात समझ में? तो कौन सी क्वांटिटी है? जब हमें क्वेश्चन आता है ऐसा क्या है, अब आपने पता वो वेक्टर जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th क्लास में क्या पढ़ा था? 11th क्लास में वेक्टर के बारे में कि जैसे एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है और एक फोर्स इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, तो मैंने वहाँ पे एंगल निकाल के फर्स्ट से फॉर्मूला लगा दिया कि रिजल्टेंट जो होगा ना वो एफ इक्वल्स टू मिलेगा अपने रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 है ना कॉस थीटा। ये फॉर्मूला लगा के अपन कर देते थे, याद है? रिजल्टेंट। लेकिन करंट ये लॉ फॉलो नहीं करता है, करंट इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। मतलब वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है, उसका अलग रूल है अपने हिसाब से। ठीक है, वो स्केलर वाले उसकी डायरेक्शन तो होती है, पर वो सिंपली एडिशन वाले और दूसरे जो रूल है उसको फॉलो करता है। आगे चल के आप पढ़ोगे किरचॉफ्स लॉज यूज आएंगे, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ आएगा, तो उसके अलग रूल हैं। तो वो यहाँ पे लॉ को फॉलो नहीं करता, अपने अलग रूल बना के रखे हैं। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी, जैसे यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट लॉ में जैसे यहाँ पे करंट आया, यहाँ पे करंट आया 1 एम्पियर करंट आया है ना, और यहाँ पे 2 एम्पियर करंट आया, तो फाइनली यहाँ से निकल जाएगा 3 एम्पियर करंट, जंक्शन में कोई करंट नहीं रुकेगा। तो ऐसा रूल उसमें आएगा करंट के लिए। तो उसी हिसाब से ये पता चल गया कि करंट वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं करता है ना। इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो इसका मतलब वो नई क्वांटिटी है, उसका नाम है, इस टाइप की जो क्वांटिटी आती है टेंसर क्वांटिटी। क्या होती है? टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, जो अलग ही रूल बनाती है। ये क्वांटिटी आप बहुत आगे पढ़ोगे अगर आप मैथ्स लोगे, हायर मैथमेटिक्स आगे चल के उसमें। अब देखो, स्केलर की बात बता देता हूँ। अगर आपके पास कोई ऑप्शन आते हैं ऑब्जेक्टिव में जैसे, तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी आप टेंसर क्वांटिटी को देना और सेकंड प्रायोरिटी आप स्केलर को देना। वेक्टर तो है ही, ठीक है। और अगर अपने पास टेंसर नहीं देखा है, स्केलर वेक्टर देखा है, तो अपने पास डायरेक्ट है क्या करना है, स्केलर कर देना। और नन ऑफ दिस दे रखा है तो अपन नन ऑफ दिस करेंगे, क्यों? प्रायोरिटी किसको देना है? पहले टेंसर क्वांटिटी को। समझना है? अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ओम्स लॉ। अच्छे से पढ़ा होगा है ना, ओम्स लॉ तो पता अच्छे से पढ़ा होगा। क्या होता है ओम्स लॉ? ओम्स लॉ से पहले अपने पास पता होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? द इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the
is directly proportional to the potential difference between two end. The potential difference between two end of the conductor in the application of external electric field. In the application of a electrical field across the ends. Means अगर द करंट फ्लो हो रहा है किसी भी कंडक्टर में, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या कि आपको क्लियर सी बात है कि दो एंड के बीच में जब तक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। और करंट जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन जाता है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है। ये सब चीज़ें पढ़ी हैं आप लोगों ने, है ना। अब देखो v, इसका मतलब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I है ना। मैं इसको ज़्यादा बताऊंगा नहीं। v इक्वल्स टू एक कांस्टेंट का जन्म हुआ, दैट इज नॉन एज रेजिस्टेंस। क्या? रेजिस्टेंस, ठीक है। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट तो आप लिख लेना। अब ये जो R कांस्टेंट है उसको क्या बोला अपना, रेजिस्टेंस। और हमने देखा ये क्या बताता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब ये है कि अपन इनके बीच में ग्राफ बनाएंगे तो V और I के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो ये क्या मिलेगा अपने को, स्ट्रेट लाइन। कैसा ग्राफ बनता है इसका, स्ट्रेट लाइन। बस समझना हुई, ठीक है। और यहाँ पे R की वैल्यू क्या हो गई, R इक्वल्स टू V बाय I। R इक्वल्स टू क्या होगा, V बाय I। आपको समझ में आएगा इतना, कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं। अब आता है रेजिस्टेंस के बारे में। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना रेजिस्टेंस। क्या है रेजिस्टेंस, हमें तो इस फॉर्मूले से मिला है ना, हमें तो इस फॉर्मूले से मिला। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अलग अलग डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखो इसमें लिख लेना, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is the property, the resistance of a conductor is a property by virtue of which it opposes the flow of charge through it। समझे, लिखोगे फ्लो अपोजिस द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। मतलब रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट को रोकता है ना। इट इज रेजिस्टेंस क्या है, एक डिवाइस है जो कि करंट को रोकने का काम करती है, करंट का अपोज करती है, ठीक है। अब देखो R इक्वल्स टू V बाय I है। अगर मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, अगर मुझे 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए और 1 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो 1 ओम की डेफिनेशन क्या लिखोगे, 1 ओम की डेफिनेशन लिख लेना, है ना अपने हिसाब से। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इन 1 एम्पियर करंट, देन दैट पोटेंशियल इज नोन एज 1 वोल्ट। क्लियर है। अब देखो एक बात, तो करंट की जो यूनिट होती है, जो वोल्ट पर एम्पियर यूनिट, सॉरी रेजिस्टेंस की यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वोल्ट पर एम्पियर, मतलब वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और दूसरी यूनिट इसकी ओम। क्या है, ओम, ठीक है। इसका सिंबल है ऐसा, देखना आपको जैसा बनाना हो वैसा बना लेना, ठीक है। आता होगा बहुत कुछ इसमें, आपको चीज़ें लिखवा रहा हूँ वो बना लेना। और आप जानते हो कि इससे रिलेशनशिप आ गया कि 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर हो गया है। कभी जरूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं, है ना। और सिंबल बना लेते हैं अपन, है ना। अपने पास सिंबल बना लिया, रिप्रेजेंटेशन इस चैप्टर में कैसे कैसे हैं। तो यहाँ पे ये क्या है, फिक्स्ड रजिस्टर, है ना।
और उसके बाद आता है अपने को बनाना वेरिएबल रजिस्टर। ये बना दिया वेरिएबल रजिस्टर। और ये बता देता हूँ मैं, वेरिएबल रजिस्टर ये सारी डिवाइसेस जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स से प्रैक्टिकल करने वाले हो उसमें ऐसा स्क्रू टाइप का बना रहता है, उसको ही अपन मूव करेंगे, तो वो क्या है, वेरिएबल रजिस्टर है। और नेक्स्ट इज, अगर मैंने यहाँ पे लगा दिया एरो, ठीक है, अच्छे समझना है, अगर मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया तो मतलब वो किसको डिपेंड करता है, अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस को, ठीक है। 1 मिनट रुकना जरा। पोटेंशियल डिवाइडर किसको डिपेंड करेगा, वो पोटेंशियल डिवाइडर को। अरे आगे चल के तुम लोग वोल्ट मीटर तो जानोगे से, क्या करता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर 2 एंड्स के पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ठीक है। और नेक्स्ट इज अमीटर। अमीटर क्या करता है, करंट मेजर करता है, पाथ में जितना करंट होता है। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल, ठीक है, वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल इन द सर्किट। अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड सीरीज, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट, ठीक है, लिख लेना। और ये क्या करता है, अमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है। अब आता है नेक्स्ट गैल्वेनोमीटर। क्या है, गैल्वेनोमीटर। ये क्या करता है, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट। समझ में आ रही बात है ना। अब उसके बाद आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है। क्लियर सुनना, द रेजिस्टेंस थ्रू अ कंडक्टर, the resistance through a conductor is always number 1 directly proportional to length of the conductor, किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है, क्या आ गया। अब नेक्स्ट इज एंड इनवर्सली proportional to area of conductor। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। आप ये समझ में आ गया। इसको क्वेश्चन नंबर 1 नाम देते, इसको क्वेश्चन नंबर 2 नाम दिए। तो ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, कंबाइन कर दिया तो इसका मतलब अगर ये दोनों कंबाइन कर दूंगा तो मेरे पास मिलेगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा रो। क्या आएगा, रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रो इज नोन एज स्पेसिफिक
रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। रो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल्स टू RA/L, ठीक है, RA/L। ये क्या हो गई, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के। अब ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अगर अपने पास, चलो इतना कर लिया क्या, अगर देखते हैं if area equals to 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, अगर मैंने रख दी तो रो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, R। इफ, तो अपने पास डेफिनेशन क्या बन जाएगी, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या नाम रखा इसका, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल is defined as the resistance of a material of a conductor of a unit length and area of a cross section। अब है ना, जरा यूनिट के बारे में देख लेते हैं आगे, एक मिनट देखो। रो इक्वल्स टू मेरे पास में रो का, ये मेरे पास देखो, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, मतलब ये ओम, ये मीटर स्क्वायर और नीचे मीटर है, तो कैंसिल होकर मेरे पास क्या मिलेगा, रुपये यूनिट ओम मीटर, मतलब, और कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे। समझ में आ गई बात, आई थिंक बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपका रिलेटेड कंसेप्ट है ना। चलो नोट कर लिया क्या, देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।